हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम अपने कंप्यूटर की क्वेश्चंस को रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज को हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनपुट डिवाइस। यहाँ पे बात करिए कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, माउस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर याद रखना, जब भी माउस और कीबोर्ड दोनों ऑप्शन में दिए जाते हो तो उस टाइम पे राइट आंसर हमेशा कीबोर्ड आता है। ये कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला हमारा इनपुट डिवाइस है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, माउस। इसके अलावा पूछा आता है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हमारे GUI बेस्ड एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए हेल्पफुल करता है। तो माउस एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, GUI जो इंटरफेस, जितने हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जितने भी एक्चुअल में डिवाइसेस होते हैं उनको रन करवाने के लिए हम माउस का भी यूज करते हैं। पूछा आता है कि GUI में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तब भी हमारा राइट आंसर क्या आता है, तब कीबोर्ड नहीं आता है, तब सिर्फ और सिर्फ हमारा माउस राइट आंसर आता है। अगर नॉर्मली बात की हो तब हमारा कीबोर्ड आता है, पर यहाँ पे अब ऑप्शन में नहीं दिया था तो उसके जस्ट बाद जो राइट आंसर क्या बन जाता है हमारा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा माउस यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। इसके अलावा माउस एक्चुअल में किसने बनाया था, ये एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे डगलस करके, ठीक है, डगलस इगलबर्ट करके ऐसा नाम है साइंटिस्ट का। इन्होंने क्या बनाया था, माउस को बनाया था। इसके अलावा माउस के कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं कि माउस में एक्चुअल में कितने बटन्स होते हैं। तो मेनली 3 बटन्स होते हैं। कौन कौन से होता है, एक हमारे पास एक लेफ्ट आता है, एक राइट आता है, और एक साथ हमारे क्या आता है, स्क्रोल। ठीक है, ये मेनली 3 टाइप्स के हमारे पास क्या आते हैं, बटन्स आते हैं। इसके अलावा माउस के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। अगर आप माउस के लेफ्ट क्लिक को, ठीक है, अगर माउस में अगर आप वन टाइम, ठीक है, अगर सिंपल बोलो कि वन टाइम या फिर वन टाइम अगर हम क्या करें, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करें, तब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। ठीक है, और अगर इसी चीज को हम डबल 2 बार क्लिक करें, ठीक है, 2 टाइम्स अगर क्लिक करें तब क्या होता है, सिलेक्ट प्लस साथ ही साथ वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना होगा तो अब जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो सिंपल जब आप लेफ्ट एक बार क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, पर उसी लेफ्ट को अगर आप कंटिन्यूसली 2 बार प्रेस करते हो तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के साथ साथ ओपन भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फोल्डर पे मैंने क्या किया, एक बार सिंपल लेफ्ट क्लिक किया तो ये मेरा फोल्डर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। पर जैसे ही मैं इसके बाद इसको क्या करूंगा, 2 बार इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउस, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, ये फोल्डर सिलेक्ट तो होगा ही और साथ में ये फोल्डर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस फोल्डर के अंदर 3 4 फाइलें पड़ी हैं XYZ करके, वो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं जब हम माउस के लेफ्ट क्लिक को यूज करते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है राइट क्लिक का। ठीक है, राइट क्लिक से क्या होता है, जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हम माउस का कौन सा बटन यूज करते हैं जिसकी हेल्प से उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो राइट क्लिक से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ओपन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई फोल्डर आ गया, अगर फोल्डर की प्रॉपर्टी आपको देखनी है कि उस फोल्डर में कितनी कितनी कितना उसने स्टोरेज ऑक्यूपाई की है, या फिर कौन सी टाइप की इसके अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट है, वो सारी की सारी आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाके देख सकते हो। तो वो किसकी हेल्प से होता है, जब हम माउस का राइट क्लिक से ओपन करते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको याद करके रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा हमारा माइक्रोफोन भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, टच स्क्रीन होती है, ये भी हमारे मतलब 2 तरीके से काम करती है, इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से ये काम करने का काम करती है। ठीक है, जैसे हम मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, हम उसी से इनपुट देते हैं और इसी पे हमें आउटपुट भी डिस्प्ले होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, MS Excel इज, यहाँ पे बोला है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये एक्चुअल में क्या है। तो MS Excel एक्चुअल में क्या है, एक हमारा स्प्रेडशीट पैकेज है। पर यहाँ पे देखो स्प्रेडशीट पैकेज दे रखा है 2 ऑप्शंस में, पर यहाँ पे देखो डोस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज तो नहीं है हमारा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक विंडोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो क्या होगा, रोज और कॉलम में अपने अंदर डाटा स्टोर करता हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट पैकेज या फिर प्रोग्राम। ठीक है, जब भी आप एमएस एक्सेल ओपन करते हो तो उस टाइम पे आपको इस
टाइप का एक डॉक्यूमेंट मिलता है, वहाँ पे रोज एंड कॉलम हमें मिलती है, जैसे यहाँ पे R1 रो करके और यहाँ पे C1 कॉलम करके हमें मिलते हैं। ठीक है, और याद रखना जो हमारी कॉलम होते हैं वो ABCD करके ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे रोज होती हैं वो हमारे 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होती हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेल रेफरेंस दिया होता है A4 करके, है ना, तो A4 का मतलब क्या होता है कि हमारा ए नाम का कॉलम है और इसकी 4th नंबर की रो, तो मतलब इस पर्टिकुलर सेल की हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा ऐसे देख लें तो यहाँ पे रो 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4 है। ठीक है, तो अगर A4 बोला था तो ए कॉलम पे जाएंगे और फोर्थ रो पे ये वाला, तो देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस सेल पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं रेफरेंसिंग। तो हम एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेफरेंसिंग पढ़ते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पढ़ते हैं, ठीक है, रिलेटिव पढ़ते हैं। तो जो हम एक्सेल के क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे मतलब आगे क्वेश्चन एक्सेल के भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि स्पाईवेयर क्या कैसे काम करते हैं कि कोई भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपने जैसे मान लो कोई एक हैकर वगैरह है, उसको अगर आपके ऊपर नजर रखनी है तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा एक एप्लीकेशन या फिर एक वायरस इंस्टॉल कर देगा, जो क्या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर बोलते हैं, जो आपकी पूरी की पूरी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा कि आप कौन सी साइट विजिट करते हैं, आप क्या क्या साइट से क्या चीज कर रहे हो। ठीक है, वो जितनी भी आपकी हिस्ट्री वगैरह सब चीज वो डिटेल में आपकी देख सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन सी सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है, हमारा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट मेक्स द रैंडम एक्सेस मेमोरी अपीयर लार्जर देन इट इज। अब यहाँ पे ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि एक हमारे पास टेक्निक होती है जिससे हमारे पास जो रैम होती है वो ओरिजिनल से ज्यादा दिखती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, आजकल मोबाइल में काफ़ी ये चीज़ ट्रेंडिंग में चली है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल है, अब जो मेरे मोबाइल की जो फिजिकल रैम है वो कितनी है, या फिर हम सिंपली बोलेंगे कि हमने एक मोबाइल परचेज किया, तो उसकी जो स्पेक्स हैं, स्पेसिफिकेशन है वो कितनी है, 8 GB उसकी रैम है और साथ ही साथ 128 GB उसकी इंटरनल है। अब देखो होता क्या है, जब मैंने मोबाइल परचेज किया तो उसमें 8 और 120 जो थी स्टोरेज, या फिर जो ये हमारे 8 GB रैम आ गया और 128 हमारी इंटरनल जो हमारी मेमोरी आ गई। तो इस टाइम पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो काम है वो 8 GB की रैम से नहीं हो रहा है, तो मुझे रैम ज़्यादा चाहिए। तो इस टाइम पे हमारे पास एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक्चुअल में जो हमारी 8 GB की रैम है वो तो एज इट इज ही काम करती है। वो जो हमारी इंटरनल मेमोरी है इसमें से कुछ एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनल में से 6 GB यूज कर लिया, किसके लिए, हमारा इज द पार्ट ऑफ रैम। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारी एक्चुअल में इंटरनल मेमोरी है इसका कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस मेमोरी की तरह ट्रीट करने लग पड़ता है, रैम की तरह ही ट्रीट करने लग पड़ता है, और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। तो इस टाइम पे होगा कि जब आपने वर्चुअल मेमोरी यूज की होगी तो आपके पास फिजिकल मेमोरी तो आपकी 8 GB रहेगी, पर जो आपके पास वर्चुअल मेमोरी वो कितनी हो जाएगी, 6 और प्लस हो जाएगी। तो अब आपका जो रैम का साइज है वो कितना आपको डिस्प्ले हो जाएगा, 14 GB आपके पास वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है वो काम करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द कंप्यूटर विच आर रिलेटिवली रेयर बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट एंड साइज आर। ठीक है, इन इन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं, क्योंकि ये काफी रेयर होते हैं। और मेनली इनको कौन यूज करते हैं, जो भी हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो इनको मेनली यूज करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी इनको काम करना होगा वो काफी उनको फास्टेस्ट प्रोसेसिंग वाला काम करना पड़ता है। और सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भी जो टास्क होता है उसको काफी फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हो ना कि वेदर फोरकास्टिंग वगैरह चलती है, कि आपको मतलब अनुमान बता देते हैं कि इस टाइम पे बारिश होगी, इस टाइम पे ये होगा। तो उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की जाती हैं। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन किसकी हेल्प से होती है, हमारी सुपर कंप्यूटर की हेल्प से होती है। इसके अलावा जितने हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी हमारे पास जो कंप्यूटर एक्चुअल में बैकग्राउंड पे काम करते हैं वो भी हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि अगर मान लो कि कभी कहीं इंडिया की वॉर हो जाए किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो
ऐसे ना हो कि हम कंप्यूटर को रन ही करते रहें, उसको मतलब एग्जीक्यूट ही करते रहें कि आपको न्यूक्लियर वेपन अभी छोड़ना है, तो वो उस टाइम पे इंस्टेंट ही छूटे ही ना, उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कि जैसे हमने प्रेस किया और विद इन फ्यू सेकेंड्स ही उसको कमांड मिली और उसने न्यूक्लियर जो मिसाइल है उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, अ फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन अ वे। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना, वो सीधी की सीधी क्या होती है, रेडी टू रन होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर मेरे पास कोई हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसको मैं क्या बोलता हूँ, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में हम कन्वर्ट करते हैं, उसके कन्वर्ट होने के साथ ही वो क्या बन जाती है, एक हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, इसका मतलब क्या है कि अब सिंपली मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो मेरा ये प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा सीधा का सीधा। ठीक है, तो बस वही चीज लिखी थी, अ फिल इन द ब्लैंक प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन, वो रन होने के लिए तैयार है, एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द वे, और उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करना होगा तो हमें मेनली यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में उसको चेंज करना पड़ेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज से फिर उसको लो लेवल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फर्दर बाद में जाके हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा इंटरप्रेटर है और कंपाइलर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो जिसने नहीं देखा वो पीछे के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहां पे हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश अ टास्क इज नोन एज। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये हमने पहले भी डिस्कस किया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड, जो हमारी मेन डायरेक्टरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आता है हमारा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन द टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बेस। ठीक है, डाटा बेस एक्चुअल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, आपको सिंपल इतनी लाइन पढ़नी थी, ही इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, हमारा डाटा बेस दैट स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। ठीक है, और ये किस टाइप का डाटा बेस होता है, हमारा RDBMS। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल इन द सेंस जिसको हम रोज और कॉलम में डाटा को स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। अब सिंपली बोला है कि अगर आपको सारे के सारे लेटर को कैपिटल लिखना है और बार बार शिफ्ट प्रेस नहीं करना है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या यूज करते हो, कैप्स लॉक का यूज करते हो, है ना। ये तो राइट आंसर हो गया, यहाँ पे इजी है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टेलनेट हेल्प, जो हमारा टेलनेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेली नेटवर्क भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है टेली नेटवर्क, टेलनेट की, जो आपको किस चीज में हेल्प करता है, तो ये रिमोट लॉगिन के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे कमेंट करना है कि हम एक्चुअल में कौन सा जो प्रोटोकॉल है उसको यूज करते हैं ड्यूरिंग टेलनेट, ये हमने पहले डिस्कस किया, तो आपको क्या करना है, इसको नीचे कमेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग डाटाबेस डेवलपमेंट इज स्टोर्ड इन अ। जितनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जब हम कोई डाटाबेस क्रिएट करते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती है, रेपोजिटरी में, डाटा वेयर हाउस में, रेड में, केस में, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यार ना, जब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी सारी कहाँ स्टोर की जाती है, जब डाटाबेस डेवलप हो रहा है वो रेपोजिटरी में स्टोर की जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी कीज। स्टिकी कीज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होती क्या है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीचर ऑफ सम ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस टू असिस्ट यूजर हु हैव फिजिकल डिसेबिलिटी और हेल्प यूजर रिड्यूस रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टिकी कीज एक्चुअल में क्या होता है, जिनको ना थोड़ी डिसेबिलिटीज वगैरह होती हैं उनके लिए
अगर वो भी मतलब काम वगैरह कर पाएँ, उनके लिए हम जो मेनली एक स्पेशलाइज़्ड कीज़ का यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी कीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक इज़ अ 128 बिट। अब 128 बिट का मतलब क्या है, 16 बाइट। नंबर यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये किस कौन सा एक्चुअल में प्रोग्राम है, वो 128 बिट नंबर का यूज करता है किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं GUID। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोबली यूनिक। इसको इसकी फॉर्म लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है इसको, तो इसकी फुल फॉर्म एक्चुअल में ये होती है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो यही एक्चुअल में इसकी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में देखो क्या लिखा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है किसी डाटा ऑब्जेक्ट को। और ये कितने का होता है, 128 बिट का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू नंबर ऑफ सिग्नल और सिंबल चेंजेस दैट अकर पर सेकंड। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉड रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है जैसे, निम्नलिखित में से कौन संकेत या प्रति सेकंड होने वाले प्रतीक परिवर्तनों की संख्या को दर्शाता है। तो वो कौन दर्शाता है, बॉड रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है ये। और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सिंपली, अगर ऐसा डिटेल में ऐसा ना पूछो तो सिंपली लिखा होता है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स फिल इन द ब्लैंक आर नोन एज पर दैट मे बी सेंड ड्यूरिंग पर सेकंड। तो तब भी उसका राइट आंसर क्या आता है, हमारा बॉड रेट हमारा राइट आंसर आता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे केवल सिग्नल लिखा होता है, केवल सिंबल लिखा होता है, तो उस टाइप को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसका राइट आंसर क्या होता है, बॉड रेट। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ फिल इन द ब्लैंक क्लाइंट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर विद मैनी लोकली स्टोरेज प्रोग्राम फॉर रिसोर्सेज एंड लिटिल dependence on network resources such as auxiliary drives, CD, read write, DVD players और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा फैट होगा। ठीक है, जो हमारा फैट ही क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट, यहाँ पे इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं। फैट क्लाइंट इज अ नेटवर्क कंप्यूटर। ठीक है, कि जो हमारा फैट क्लाइंट होता है, ये क्या होता है, हमारे पास नेटवर्क कंप्यूटर होता है विद मैनी लोकल स्टोरेज प्रोग्राम, जिसके अंदर काफी सारे ज्यादा क्या होते हैं, प्रोग्राम वगैरह स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, फॉर रिसोर्सेज, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। इसके अलावा लिटिल डिपेंडेंस ऑन नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज ऑक्सिलरी ड्राइव, CD रीड राइट ड्राइव और प्लेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की रेंजेस पूछी जाती हैं काफी बार। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज चलती है 300 से लेके 300 किलो हर्ट्ज से लेके 300 मेगा हर्ट्ज, तो ये एक्चुअल में कहाँ किसके लिए यूज की जाती है, जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है रेडियो ट्रांसमिशन की, वहां पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। AM रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं ये फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, आपको ये फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है, 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज। केवल वहां पे AM नहीं लिखा होता, तो वहां पे सिंपल लिखा होता है कि रेडियो ट्रांसमिशन, तो वहां पे रेडियो ट्रांसमिशन ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच कीज आर यूज्ड बाय गेमर इन प्लेस ऑफ एरो कीज। अगर हमें एरो, हमें पता है जो हम गेमिंग वगैरह करते हैं अपने कीबोर्ड की हेल्प से, तो उस टाइम पे हम, हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम क्या करें, एरो कीज का यूज करें। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि एरो कीज नहीं यूज करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास, हमें पता है कीबोर्ड में कीज होती हैं WAS और D, हम इनका भी यूज करते हैं किसके लिए, यही ऑपरेशन परफॉर्म करने की। अगर मुझे अप जाना है तो W का, ठीक है, मुझे राइट यूज करना है करेक्टर के लिए, मतलब सिंपली कोई मैं गेम वगैरह प्ले कर रहा हूँ, तो गेम में कोई करेक्टर होगा, उसको मुझे मूव करवाना है, तो उसके लिए अगर मुझे राइट उसको चलाना है तो मैं S प्रेस करूंगा। अगर मुझे उसको लेफ्ट चलाना है तो A प्रेस करूंगा। अगर मुझे उसको बैक लेकर आना है तो मैं D यूज करूंगा। तो ये वही पूछा था कि अगर गेमर वगैरह हैं वो एरो कीज के अलावा कौन सी कीज का यूज कर सकते हैं, तो WASD का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने गेम्स वगैरह खेल लिए हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में, उनको तो इसके बारे में पता होगा। फिर ऐसा आता है हमारे पास एन और गेट कैन बी इमेजिन एज, यहाँ पे हमारा जो और गेट होता है, इसको हम किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं? तो याद रखना, और को हम क्या बोलते हैं? स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी प्रोग्रामर जैसे एग्जाम हुआ था प्रोग्रामर का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो और गेट होता है इसको हम किस फॉर्म में देखते हैं? स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। और स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एंड गेट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला बोला जाता है कि एंड गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। तो वहां पे राइट आंसर होगा स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज के लिए हमारा एंड गेट आता है, और अगर पैरेलल बोला हो तो वहां पे हमारा और गेट आता है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है? इनको नोट करके लिख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन थ्रू। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंडर नहीं आता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑफ द शेल्फ विद अल्टरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे हमारे पास कंप्यूटर जो एक्चुअल में होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर मेनली आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। अगर मुझे मॉडर्न कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखानी है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉडर्न कंप्यूटर क्या है? जितने, क्योंकि हम हिस्ट्री का भी हमने लेक्चर नंबर देखना, हिस्ट्री हमने सिंपली लेक्चर नंबर उसका फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग से लेके अभी एंड तक कैसे कैसे जो हमारे जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी काम कर रही है, कैसे कैसे हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस से हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे शिफ्ट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? कि अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आज इतना ही रखते हैं और बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे।